हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। परीक्षा प्रो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड। अभी रिसेंटली क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की गई है, तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसमें देखना है हम लोगों को एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में केवल एक ही इलेक्शन हो। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन तब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग होंगे, बट एक ही टाइम पे होंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद एक स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, उसके कुछ दिन के बाद दूसरे स्टेट का, एंड फिर कुछ स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इलेक्शन हो रहा है, तो ये चीज नहीं रहेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इलेक्शन एक साथ होंगे और एक ही बार होंगे। तो इसके लिए कमेटी गठित की गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस कमेटी का चेयरमैन कौन है। तो जो चेयरमैन है वो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी फार्मर प्रेसिडेंट। और इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर हैं, तो मेंबर 7 हैं। टोटल 7 मेंबर्स को इसमें जगह दी गई है, प्लस चेयरमैन रामनाथ कोविंद जी। इस कमेटी को स्टडी करने के लिए ये टास्क दिया गया है कि आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज है और कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, उसके बारे में सजेस्ट करिए गवर्नमेंट को। इसके पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन के प्रावधान को करने के लिए बार बार कमेटीज की गठन हुआ है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको लेकर के काफी बार स्ट्रेस दे चुके हैं कि हम देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉ कमीशन ने 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन कराने के पक्ष में अपनी सहमति दी थी। ये एक साथ कराना उचित होगा देश के लिए, इससे काफी ज्यादा फाइनेंशियल बचत होगी गवर्नमेंट की, और तमाम सर्विसेज का के बीच में जो हिंड्रेंस क्रिएट होता है गवर्नमेंट को डिलीवर करने में अपने सर्विसेज, उसमें भी काफी हद तक आसानी होगी। उसके बाद उसी साल नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। उसमें भी उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में सहमति दी थी। और पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट अपनी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में थी। जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं। पहला, इस कमेटी का चेयरमैन कौन है, तो फार्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और नेक्स्ट, कौन कौन से आर्टिकल अफेक्ट होंगे वन नेशन वन इलेक्शन से। तो आइए हम लोग आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल वन नेशन वन इलेक्शन से सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे। जो पहला आर्टिकल अमेंड करना होगा हमें, वो है आर्टिकल 83। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में है। ये आर्टिकल 83 का भाग 2 किस बारे में है ये आर्टिकल, तो ये पार्लियामेंट के ड्यूरेशन के बारे में है, लोकसभा का ड्यूरेशन। ये आर्टिकल हमें बताता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। तो ये आर्टिकल हमें अमेंड करना होगा, क्योंकि बीच में इलेक्शन के टाइम पीरियड कम या बेसी करना हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो आर्टिकल अमेंड होगा वो होगा आर्टिकल 85। ये किस बारे में है, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे प्रेसिडेंट कब
लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं और इलेक्शन कराते हैं। कभी अगर हंग असेंबली हो गया तो उस केस में अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर है, किस तरीके से दोबारा इलेक्शन होंगे। इसी तरीके से स्टेट में भी ऐसे ही 2 आर्टिकल है, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 172 है, ये स्टेट लेजिस्लेटर के ड्यूरेशन के बारे में बताती है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। और आर्टिकल 174 ये डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा है, डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। ये आर्टिकल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये नहीं पूछे जाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू कौन कौन से आर्टिकल अमेंड हुए, क्योंकि ये चारों आर्टिकल न्यूज में है। तो हम लोगों से एग्जामिनेशन में सिर्फ एक लाइन में वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 85 क्या है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा के बारे में, या पूछा जा सकता है आर्टिकल 172 क्या है, तो इसमें राज्यसभा के ड्यूरेशंस के बारे में बताया गया। इसके अलावा वन और आर्टिकल जो अमेंड करने होंगे वो होंगे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 किसके बारे में है, तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस आर्टिकल को, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस 28 स्टेट्स हैं, तो इसमें कुछ स्टेट्स में अगर हंग असेंबली हो गई और बाकी जगह पे क्लियर मेजॉरिटी है, तो कहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी और कहाँ पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होगा, इससे रिलेटेड रूल्स को अमेंड करने होंगे और प्रेसिडेंट के पावर को उस हिसाब से अमेंड करना होगा, इसलिए ये आर्टिकल भी अमेंड करना होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे ये 5 आर्टिकल में, तो ये अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होंगे, आर्टिकल 368 के थ्रू होंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। और ये वन नेशन वन इलेक्शन सब्जेक्ट क्योंकि फेडरल नेचर से रिलेटेड है, तो जो संविधान संशोधन होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ होगा, प्लस इसमें स्टेट्स के अप्रूवल भी लिया जाएगा, वो भी जरूरी है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट अप्रूवल, बिना इसके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट ये भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पे कि वन नेशन वन इलेक्शन है। तो एग्जाम्पल के लिए 2-3 कंट्री देख लीजिए। एक ब्रिटेन है, स्वीडन है और जर्मनी है। और भी कुछ देश हैं, लेकिन ये तीनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। इन तीनों जगह पे भी एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा जो इनके रिस्पेक्टिव हाउस हैं उनके इलेक्शन होते हैं। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा इस टॉपिक से, बाकी इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट होगा तो उस पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग का है वो है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर से रिलेटेड स्पोर्ट्स का टॉपिक है। इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे और बैडमिंटन से रिलेटेड हर पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार पढ़ते हैं और पूरा पढ़ते हैं हम लोग, में कोई भी पॉइंट छूटे ना और अच्छे से तैयारी हो हम लोगों का। तो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स अभी रिसेंटली इसका फाइनल हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये कहां पर हुआ, तो ये हुआ सुमात्रा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट इसका मेन श्रेणी में विनर कौन था, तो ये थे किरण जार्ज। किरण जार्ज। वुमेन श्रेणी में इनकी विनर कौन थी, तो वुमेन श्रेणी में थी एस्टर नोइमी। एस्टर नोइमी ये वुमेन श्रेणी में विनर थे। ये तो करंट की बात हुई जो कि कल हुई फाइनल मैच में विनर, और कहां पर हुआ ये आयोजन 2023 का।
बैडमिंटन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर भी इससे रिलेटेड है जो पीछे 1-2-3 महीने में हुए हैं, हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कोरिया बैडमिंटन ओपन। कोरिया बैडमिंटन ओपन, इसका विनर कौन था? तो इसका सात्विक और चिराग, सात्विक और चिराग, ये दोनों लोग इसके विनर थे। स्विस ओपन हुआ था, इसके विनर भी सात्विक और चिराग भी थे। ये नाम याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ये भी पूछ दिया जाता है कि सात्विक किस खेल से रिलेटेड है या चिराग किस खेल से रिलेटेड है। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स के नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन में नाम से डायरेक्ट स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है। नेक्स्ट है कनाडा ओपन। कनाडा ओपन का विनर कौन था? तो थे लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। कनाडा ओपन के बाद विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इसमें भारत से कौन ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, एच प्रणय। ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया, एच प्रणय किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए ये नाम ध्यान रखिएगा। सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है, एच प्रणय बैडमिंटन से रिलेटेड है। कहाँ पर हुआ था ये चैंपियनशिप? तो ये कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ पड़ता है ये? डेनमार्क में। अगला जो टूर्नामेंट है वो था यूनेक्स सनराइज टूर्नामेंट। यूनेक्स सनराइज, इसके विनर कौन थे? तो इसके विनर थे कुनलावुट। कुनलावुट, ये कहाँ? थाईलैंड। और अब बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिक पॉइंट्स, और ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि स्टैटिक्स पॉइंट्स चेंज नहीं होते, इन्हें आप एक बार अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो वो याद रहेगा, और हर एग्जामिनेशन के लिए आपका 50% तैयारी हमेशा रहेगी। सिर्फ आपको करंट देखना होगा। तो बैडमिंटन से रिलेटेड करंट में स्टैटिक्स पॉइंट्स में है कि जो नेट है उसकी हाइट कितनी होती है? हाइट ऑफ नेट, तो ये होता है 5 फीट। नेट की हाइट 5 फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। लेंथ, कोर्ट की लेंथ कितनी होती है? तो कोर्ट की लेंथ होती है 44 फीट। लंबाई होगी चौड़ाई। चौड़ाई अगर ये डबल्स है तो 20 फीट, और अगर सिंगल है तो 17 फीट। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था कि बैडमिंटन में जीतने के लिए कितने पॉइंट्स हासिल करने होते हैं प्लेयर को? तो 21 पॉइंट्स। जो पहले 21 पॉइंट्स स्कोर कर लेता है वो विनर हो जाता है। दो प्लेयर ने जो पहले 21 पॉइंट्स स्कोर कर लेगा वो विनर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बैडमिंटन से रिलेटेड है और एग्जाम में आने की संभावना है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो टर्मिनोलॉजी बैडमिंटन में ड्यूस इंपॉर्टेंट है। ड्यूस किस खेल से संबंधित है? डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ड्यूस, सेट पॉइंट, डबल फॉल्ट,
डबल फॉल्ट, मैच पॉइंट, ट्रांस लाइन्स, रैली या रैली भी इसे पढ़ते हैं, और लेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, जिसमें ड्यूस, सेट पॉइंट और ट्रांस लाइन, ये तीनों अति महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और जो बैडमिंटन का शटल होता है, जिसे हम लोग लोकल जगह पे हम लोग चिड़िया बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसमें कितने पंख फीदर लगे होते हैं, ये एक बार एसएससी ने पूछा था। तो उसमें 16 फीदर होते हैं, 16। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे शटल कॉक बोलते हैं। तो शटल कॉक में कितने फीदर होते हैं, तो 16 फीदर होते हैं। नेक्स्ट, बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स हैं, उन टूर्नामेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण भी हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें सबसे फेमस है थॉमस कप। ये किसका टूर्नामेंट है, तो बैडमिंटन का मेंस का टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊबर कप, ये बैडमिंटन में केवल फीमेल्स के लिए। ये दोनों बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ट्रॉफी हैं बैडमिंटन से रिलेटेड, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा योनेक्स कप एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, ये चारों अति महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। ये बैडमिंटन के मेजर ट्रॉफी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुछ फेमस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में, जो कि रिसेंटली जिनका निधन हो गया है। तो उनसे रिलेटेड, या उन्होंने किस चीज के लिए वो फेमस थे, या किस चीज का उन्होंने इन्वेंशन किया, इससे रिलेटेड वन लाइनर में क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो उसे देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रिसेंटली डाइड। 4-5 काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। एक है इयान विल्नट। इयान विल्मट, ये किस लिए फेमस थे, तो ये इनका रिसेंटली कल इनका डेथ हुआ। तो ये जो पहला क्लोन, जिसे हम लोग डाली भेड़ का नाम दिए थे, डाली भेड़, ये पहला क्लोन था, इसके निर्माता थे क्लोनिंग के। कब बनाया था इन्होंने, तो 1996 में बनाया। नेक्स्ट जो पर्सन है वो है डेनिस ऑस्टिन। इनका नाम सुने होंगे आप लोग, काफी फेमस थे डेनिस ऑस्टिन। ये पावर पॉइंट के इन्वेंटर थे, पावर माइंड, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस में जो पावर पॉइंट होता है उसको इन्होंने ही बनाया था, डेनिस ऑस्टिन। अगले हैं जॉन वार्नेक। जॉन वार्नेक के कौन थे, ये एडोब के संस्थापक थे, सह संस्थापक एडोब। पीडीएफ पढ़ने के लिए हम लोग एडोब का इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है जॉन बी गुडनफ। ये किस लिए फेमस थे, तो इन्होंने लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था, लिथियम आयन बैटरी, इसके इन्वेंशन थे। लिथियम, आजकल सारे मोबाइल फोन्स
लिथियम आयन बैटरी पर संचालित है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गार्डन मूर। गार्डन मूर ये किस लिए फेमस है? तो ये इंटेल जो लैपटॉप में प्रोसेसर होता है इंटेल, उस इंटेल के संस्थापक थे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका भी रिसेंटली में डेथ हुआ है, तो इन्हें जानना हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में सीधे पूछ दिया जाएगा पावर पॉइंट के संस्थापक कौन थे, तो डेनिस ऑस्टिन थी, या लिथियम आयन बैटरी की खोज किसने की थी। तो ये जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो डोपिंग टेस्ट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली एक प्लेयर्स को एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिया। तो हम लोग देखते हैं कि डोपिंग से रिलेटेड क्या रूल है और कितने साल के लिए किसे बैन किया गया है। सबसे पहले तो ये जानते हैं डोपिंग है क्या और इसका टेस्ट क्यों होता है। तो डोपिंग किसे कहते हैं? देखिए, स्पोर्ट्समैन्स के ऊपर कुछ रूल्स हैं, आप उस रूल्स को निगेट नहीं कर सकते। जो डोपिंग है, आप उसमें नशीले पदार्थों का सेवन आप नहीं कर सकते। अगर आप सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो आपको बैन किया जा सकता है या आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा, आप कोई भी उत्तेजित करने वाली दवाएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उत्तेजित करने वाले मेडिसिन्स जैसे कि हाई एनर्जी मेडिसिन्स, जिसका यूज करके स्पोर्ट्समैन अपने परफॉर्मेंस को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं फील्ड्स पर। हाई एनर्जी मेडिसिन्स, या कॉमन भाषा में बोले तो हम लोग सब चीज को एक ही नाम देते हैं, वो स्टेरॉइड का सेवन नहीं करते हैं। जनरली स्टेरॉइड्स के सेवन को बैन कर लिया जाता है। तो ये डोपिंग करते हैं। अगर कोई भी प्लेयर इन सब चीजों का सेवन करते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होते हैं, उनको पेनल्टी दी जाती है। तो रिसेंटली इसी कैटेगरी में आपका सिमोन हालेप को डोपिंग का आरोप लगा और उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। सिमोन हालेप इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। सिमोन हालेप कहाँ की है? ये रोमानिया की है। ये कौन से खेल से संबंधित थी? तो ये टेनिस खेल से संबंधित थी और इन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीता है। 2 ग्रैंड स्लैम्स ये विनर रह चुकी हैं। इनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा और पाया गया डोपिंग में, तो इनके ऊपर 4 साल का बैन लग गया, 4 ईयर बैन। अब ये 4 साल के बाद ही वापस कोर्ट्स पे टेनिस खेल पाएंगे। डोपिंग से रिलेटेड 2 नाम इंडिया में भी हैं। कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिनके ऊपर डोपिंग का आरोप लगा इंडिया में? रिवाइज करते हैं। एक है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक कहाँ की है ये त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करती है। और दूसरा कौन प्लेयर है? दूसरी प्लेयर है हिमा दास। हिमा दास ये कौन सा खेल से संबंधित है? तो ये एथलीट है, धावक। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये असम। ये कुछ थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। मिलते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।